अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम गुलरेज रहमान, हेड ऑफ हेल्थ केयर टीम एट रूहानियत फाउंडेशन। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्मोकिंग का। और उसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कलीम। डॉक्टर कलीम, इफ यू वुड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, my name is Dr. Kaleem. I'm a graduate of Allama Iqbal Medical College. I did my house job in Jinnah Hospital, Lahore, and I'm currently working as a medical officer in a private setup in Bahawalpur. अच्छा, तो बिगिनिंग विद द डिस्कशन। तो अगर हम स्मोकिंग के बारे में बात करें डॉक्टर साहब, तो मेजरली कौन से ऑर्गन इसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इस वजह से कि फिर जो बंदा करता है उसको ये रियलाइज हो कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो वो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेगा कि अवॉइड क्यों करनी चाहिए। अगर हम स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो ये मैं बताना चाहूंगा कि सर से लेकर पाँव तक हमारे जिस्म का कोई सा भी ऐसा नहीं है कि जो स्मोकिंग से अफेक्ट ना होता। लेकिन अगर हम मेजर ऑर्गन्स की बात करें जिससे आम रोजमर्रा के हम देखते हैं आसपास लोगों को जो इनसे अफेक्ट होते हैं, तो सबसे कॉमन तो हमारे पास लंग्स है, हमारे फेफड़े। और फेफड़ों में भी सबसे कॉमन बीमारियां सांस की बीमारी, और आप कहें सोचें कि फेफड़ों के कैंसर तक भी ये कॉज करती हैं। और उसके अलावा हमारी नसों को ये सुकेड़ देती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो बंद होने की वजह से हमारे हार्ट अटैक, दिमाग के जो स्ट्रोक्स जिनको हम आम जुबान में फालिज का अटैक कहते हैं, ये तो मतलब दिमाग, दिल, फेफड़े, ये तो मेजर ऑर्गन्स हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं। इसके अलावा आंतों का कैंसर, उसके अलावा मसाने का कैंसर, ब्लडर कैंसर, ये भी मेजर कैंसर हैं जो स्मोकिंग कॉज करती है हमारे। तो मतलब आप क्योंकि नसें तो जिस्म में हर जगह पर मौजूद हैं, तो वही डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे क्लॉट बना रही हैं, तो उससे उसकी जी, उसके मैनिफेस्टेशन हिसाब सिम्टम्स आते हैं सारे। अच्छा, अब बिल्कुल। आपने ये सारा बताया कि इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं, लेकिन फिर भी लोग इस इससे मतलब छोड़ क्यों नहीं पाते? कोई इसकी एडिक्शन की क्या वजह है? जो स्मोकिंग है ना, इसके अंदर से मेन जो इसका कंपोनेंट है ना जो एडिक्शन कॉज करता है, वो है निकोटीन। बेसिकली निकोटीन जो है ना, जब वो बॉडी में हमारी बॉडी में जब जाती है, ब्लड ब्लड के जरिए ना वो क्रॉस करके ब्रेन तक जाती है। और ब्रेन में वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है जिसे हम डोपामीन कहते हैं साइंस की जुबान में। वो डोपामीन बेसिकली हमें एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, एक इजीनेस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी वरीज और टेंशन थोड़ी सी ऐसे लगता है कि जैसे सेटल डाउन हो रही है। तो वो चीज जो होती है ना, वो एक सेंस ऑफ फीलिंग लेने के लिए लोग बार बार स्मोक करते हैं, और वो निकोटीन उन्हें वो सेंस ऑफ फीलिंग देती है, और इसलिए वो एडिक्टेड हो जाते हैं परमानेंटली इससे। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड चला है ई सिगरेट्स या वेपिंग का ना। तो जनरली तो ये परसेप्शन है कि क्योंकि उसमें आप एक किस्म का वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल स्मोकिंग से, तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में तो क्योंकि स्मोक है वो इरिटेट कर रही है लाइनिंग को, जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग है और सब कुछ। तो उसकी क्या उसका कोई फायदा है वेपिंग का कंपैरेटिवली स्मोकिंग से, या फिर ये वही चीज है? अच्छा, अगर तो कोई इंसान, कोई भी शख्स वेपिंग इसलिए कर रहा है कि वो सिगरेट छोड़ना चाहता है, क्योंकि वेपिंग में ना आप निकोटीन की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर तो कोई इसलिए यूज कर रहा है वेप के ताकि वो सिगरेट छोड़ सके, क्योंकि एकदम से अगर निकोटीन की मिकदार हम ड्रॉप कर देते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और उसके हार्मफुल रिस्पॉन्सेज कुछ अर्सा तक शो होते हैं, जिसको हम रिलैप्स कहते हैं। या और अब इस तरह ये होता है, तो अगर वो स्लोली स्लोली उसकी डोज को कम करते जाएं तो वो एक टाइम पे वेपिंग के जरिए सिगरेट को छोड़ पाएंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस आपको नॉर्मल डेली लाइफ में हमारे पास आते हैं कि जिसमें लोगों ने वेपिंग स्टार्ट की सिगरेट छोड़ने के लिए, और अब वो वेपिंग की एडिक्शन उनको हो गई है, क्योंकि निकोटीन तो उसमें भी है। तो वेपिंग एक हद तक फायदेमंद है अगर आप उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो एज सच अगर आप वेपिंग भी लोग कर रहे हैं और वो भी एडिक्शन से, निकोटीन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बॉडी पे छोड़ती है, तो बेटर सबसे लोगों के लिए यही है कि वो दोनों चीजें छोड़ दें।
लेकिन अगर कंपैरिजन हम करें तो जो स्मोकिंग के स्मोक की वजह से हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं वो निकोटीन की वजह से नहीं आते, ये जो वेपिंग की निकोटीन है उसकी वजह से नहीं आते। तो अगर कंपैरिजन में कुछ हद तक जो है ना वो वेपिंग बेटर है स्मोकिंग से। सही। एक वैसे जमाना था कि लंग्स कैंसर जो था ना, वो हमारी WHO कहती थी कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन कॉमन कॉज ऑफ इंसिडेंस नहीं है इसका, कि ये इतना पाया नहीं जाता, लेकिन अगर ये जिसको होता है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा थी। अब हम सुनते हैं कि लंग्स कैंसर कॉमन भी ज़्यादा है, इसकी डेथ्स भी ज़्यादा होती हैं। ये WHO के रेफरेंसेस हैं। तो इसमें स्मोकिंग का रोल मेरे ख्याल में तो नज़र आता है। स्मोकिंग का रोल इसमें बहुत ज्यादा है, बाकी भी चीजें हैं इसमें। लंग कैंसर की कॉजेज में हमारे पास नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल स्मोक्स आती हैं जिसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, एस्बेस्टॉस बेरिलियोसिस को कॉज करती है, या फार्मर्स लंग होता है जो जो कुछ लोग नॉर्मली है, एक एक्टिनोमाइसीस एक बैक्टीरिया जो इसमें फार्मर्स लंग कॉज करता है। वो बेसिकली जो लोग फार्मर्स जो भी फसलों वगैरह की काश्तकारी करते हैं ना उसके अंदर होता है ये। तो कॉजेज तो डिफरेंट है, लेकिन स्मोकिंग लीडिंग कॉज है कैंसर की, ये तो WHO भी मानती है। अच्छा, ये वैसे क्या पैरामीटर होता है कि हम डिसाइड करें कि स्मोकिंग एक बंदे के लिए एडिक्शन बन चुकी है, और अब क्योंकि वो एडिक्शन है, तो अब उसके वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि वो बंदा उसे छोड़ नहीं पाएगा, और बल्कि वो प्रोग्रेसिवली उसको बढ़ाता जाता है। तो ये कौन सा पॉइंट होता है कि हम कह सकें कि ये एडिक्शन है? एडिक्शन हम उसी पॉइंट पे कहते हैं, किसी भी चीज की एडिक्शन बंदे को तभी होती है जब वो उसे छोड़ ना पा रहा। तो बेसिकली मैंने आपको जैसे पहले मैं मेंशन किया कि ये हमारी बॉडी में वो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है जिसकी वजह से वो सेंस ऑफ फीलिंग बंदे को मिलती है। तो उसको वो छोड़ नहीं पाता, वो नेचुरली उसको एक अर्ज फील होती है कि वो दोबारा स्मोक करे, वो दोबारा स्मोक करे। हालांकि उसको पता होता है वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी बॉडी को जो है ना वो डेंजर से खुद एक्सपोज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि वो जो उसको एक सेंस ऑफ फीलिंग है वो उसे बार बार चाहिए। तो मैंने भी, मतलब हर बंदे के सोशल ग्रुप में काफ़ी दोस्त होते हैं स्मोकिंग करते होते हैं। मैंने एक ऐसी बात नोट की है कि वो लोग, उन लोगों की कोपिंग स्ट्रेटजीज नहीं होती, विल पावर भी नहीं होती, और ऐसा होता है कि उन्हें, मतलब एक मैंने बात ये भी ज़्यादा नोट की है कि उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, और अनप्रिडिक्टेबल मूड स्विंग्स होते हैं। तो इस सारे का रिलेशन ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से ही बनता है, ये जो सारे केमिकल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए ही होती है। अच्छा, एक हमारा एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये जो डोपामीन से हमें सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिल रही है तो ये हमारी एंजाइटी को कम करती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी रिसेंटली सर्वे हुए हैं, जो स्टडीज हुए हैं, तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप अगर ओवरऑल आप इस सिनेरियो को देखें तो जो स्मोकिंग के वजह से निकोटीन और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो इम्बैलेंस है इसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस स्मोकर्स में ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देगी, लेकिन ओवरऑल एंजाइटी स्ट्रेस और ये आपकी बॉडी में जो स्मोकिंग है वो ज्यादा करवा देती है। अच्छा, आपका हॉस्पिटल्स पे काफ़ी, मतलब पेशेंट्स इंटरेक्शंस होंगी। आपने क्या देखा है कि जिन लोगों में जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको कौन सी डिजीजेज ज़्यादा होती हैं, मतलब उसका आउटकम क्या निकलता है स्मोकिंग का? अच्छा, जो मोस्ट, अब ये हम ऑर्गन वाइज चल सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन हमारा अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो लंग्स है, जो कि जनरली सबको पता भी है। अब उसमें सबसे कॉमन जो डिजीजेस हमारे पास नॉर्मली आती हैं जो कि डेली लाइफ की हैं, उसमें सबसे कॉमन है COPD, जिसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसमें बेसिकली हमारे जो सांस की नाली है वो सिकुड़ जाती है और उसमें सिक्रीशंस होती हैं बहुत ज्यादा जो कि वहां पे जम जाती हैं, जिससे क्रोनिक कफ लोगों को रहती है। 3 मंथ्स 6 मंथ्स ईयर, पूरा साल गुजर चुका है और उनकी कफ सेटल नहीं हो रही, किसी वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, मुश्किल से रिस्पॉन्ड करती है एंटीबायोटिक्स को। और इसके अलावा वो सांस के रास्ते बंद होने की वजह से उनमें हमेशा हमेशा से ही सांस का मसला रहता है, मौसम चेंज हो या ना हो, वो सारा सारा साल रहता है।
तो ये सबसे कॉमन है। उसके अलावा लंग कैंसर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये लंग कैंसर कॉज करती है। इसके अलावा अगर हम ऑर्गन वाइज देखें तो मैंने आपको पहले जैसे मैंने बताया कि ये हमारी नसों को खराब करती है, जिससे हमारे डिस्टल ऑर्गन्स जितने भी है ना, जिनके ब्लड सप्लाई बहुत कम है जिनकी, तो उनकी गैंग्रीन होना स्टार्ट हो जाती है। गैंग्रीनस बेसिकली होता है कि वो खराब होना, गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्गन्स। और इसी तरह ये हमारे खून को थोड़ा सा गाढ़ा करके ना एक क्लॉट, खून के लोथड़े बनाना शुरू कर देते हैं क्लॉट्स। वो क्लॉट्स डिसलॉज होते हैं, फिर वो जिस ऑर्गन में भी जाते हैं वहां पे जाके अटैक कॉज करते हैं। जैसे एमआई हमारे हार्ट का, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं आम जुबान में। इसी तरह अगर वो ब्रेन में चला जाएगी तो स्ट्रोक, जिसे हम आम जुबान में फालिज का अटैक कहते हैं। इसी तरह ये स्मोकिंग है, गट की डिजीजेस, एक मोस्ट कॉमन बड़ी कॉमन डिजीज है क्रोहन डिजीज। उसमें बेसिकली हमारी आंतें जो है ना वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, आंतें समझ लें आप, कह दें कि उसमें सूजन हो जाती है आंतों की, वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाते, तो वो कॉज करती है। इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम ऑर्गन्स डिस्कस करें, मसाने का कैंसर बहुत कॉमन है, मैं भूल गया था, ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है, स्मोकिंग इसका मेजर रिस्क फैक्टर है और आजकल भी बहुत प्रेवलेंट है पाकिस्तान में। तो यही ऑर्गन्स हैं जो मतलब हर ऑर्गन को ही ऑलमोस्ट अफेक्ट करती है स्मोकिंग। अच्छा, आपने ना क्रोन्स डिजीज का जिक्र किया है, इसके साथ जो आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैंने सुना है कि अगर बंदा स्मोकिंग करे तो उससे उसकी इम्प्रूवमेंट आती है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल वो सच में? प्रोटेक्टिव है स्मोकिंग, हाँ प्रोटेक्टिव है, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो बाद में ही आ जाती है मेडिकल जुबान में कि रिस्क और बेनिफिट्स जो है ना वो हमने वे करने हैं, लेकिन अब स्मोकिंग के रिस्क जो है वो आउटवे करते हैं बेनिफिट्स को। तो हम एक बेनिफिट के लिए 50 रिस्क को अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम उससे बचने की कोशिश ही करें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, एक और चीज़ है कि फैमिली हिस्ट्री का काफ़ी रोल होता है डिजीजेज में। जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक जो है, वो ज़्यादातर फैमिलीज में रन करता है। स्ट्रोक, और इनकी भी सारी अगर देखें ना तो पीछे जो कंडीशन बन रही होती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की होती है, जो कि स्मोकिंग की वजह से होती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्मोकिंग की वजह से अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है इन डिजीजेस के लिए, तो वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, या उसको जल्दी उसकी मतलब डिजीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। मेडिकल में जो भी डिजीजेज होती हैं वो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, अगर वो कंबाइन हो जाते हैं तो हमेशा से वो रिस्क बढ़ते जाते हैं। तो एक रिस्क फैक्टर जो होता है वो दूसरे रिस्क फैक्टर को वो दोनों मिलते हैं तो वो ऑगमेंट करते हैं अपने इफेक्ट को। तो स्मोकिंग बिल्कुल ऐसे ही है, एक ऑगमेंटेशन का इफेक्ट ये करती है कि अगर एक नॉर्मली फैमिली हिस्ट्री प्रेवलेंट है उस पेशेंट को, और ऊपर से वो इस तरह के रिस्क फैक्टर से जैसे स्मोकिंग है उससे अपने आप को एक्सपोज करे, तो ओवरऑल रिस्क जो है वो उस डिजीज का बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये फैमिली हिस्ट्री को ऑगमेंट करती है। अच्छा, तो अगर हम अब हमने मसला सारा डिस्कस कर लिया है, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं। तो स्मोकिंग का मेरे ख्याल में तो इसकी काउंसलिंग ही हो सकती है। पहले बंदा पर्सनल डिसीजन लेके मैंने ये चीज़ छोड़नी है क्योंकि हार्मफुल है मेरे लिए, फिर उसके बाद किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे या फिर किसी ऐसे प्रोफेशनल को कंसल्ट करे जो इसको जानता हो। तो इसके बारे में आप बताना चाहें? जो भी बेशक स्मोकिंग है या कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, तो इन चीजों को जब भी छोड़ना होता है तो इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके ही उस पेशेंट को, उस बंदे को वहां से निकाल सकते हैं, इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो अभी बाकी कुछ हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं, वैसे ओवरऑल अब्रॉड में तो नॉर्मली ऐसे होता ही है कि हर हॉस्पिटल में एक स्मोकिंग सिसेशन प्रोग्राम होता है जिसमें एक स्पेशल टीम बैठती है। अगर उसमें कोई ड्रग, कोई जैसे मैं अभी वेप लोग यूज करते हैं वो तो खुद से यूज करते हैं, तो वो ड्रग्स बेसिकली जिससे वो नॉर्मल थोड़ी थोड़ी मिकदार में उनको निकोटीन देके उनके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं जो छोड़ने की वजह से, उनको कंट्रोल करते हैं। तो जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता लेवल कम होते हुए वो वहां से उसको छोड़ने में आसानी होती है। इसके अलावा मोस्ट जो जरूरी चीज है सबसे, वो फैमिली सपोर्ट है। जो आसपास के लोग हैं वो उन्हें सपोर्ट करें, वो उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो इस चीज को छोड़े। और पर्सनल जो डिसीजन है वो तो सबसे हमेशा आउटवे ही करता है, जो बंदा खुद छोड़ना चाहता है सिर्फ वही छोड़ सकता है, कोई भी बंदा किसी को
जबरदस्ती नहीं स्मोकिंग से दूर लेके जा सकता। तो पर्सनल डिसीजन, फैमिली सपोर्ट, इसी तरह अगर वो बेटर है कि वो कोई रिहैब सेंटर या स्मोकिंग एसोसिएशन प्रोग्राम किसी हॉस्पिटल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का ज्वाइन करे, क्योंकि वो बहुत फायदेमंद होता है उसके साइड इफेक्ट से उनको बचाने के लिए, और कीप देम मोटिवेटेड ऑल द टाइम। अच्छा, अभी आपने सारी डिस्कशन की स्मोकिंग के हवाले से, अगर कोई मेजर पॉइंट मिस हो गया हो या आप एंड पे कंक्लूड करना चाहें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, कंक्लूड हम इसी तरह कर सकते हैं कि डिजीजेस हमने बारी बारी सब सारी ऑलमोस्ट बताई हैं। अब इतने ज्यादा रिस्क हैं, किसी भी पेशेंट को अगर होने के खतरात हैं तो उसको खुद ब खुद चाहिए पेशेंट को कि वो इससे बचने की कोशिश करे। अब हमने जो डिजीजेज जनरली मेंशन की हैं, जिसमें हमारा हार्ट अफेक्ट हो रहा था, लंग अफेक्ट हो रहा था, ब्लैडर्स अफेक्ट हो रहे थे, उसके अलावा हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक कॉज हो रहा था, ये इतनी सारी डिजीजेस थी। उसके अलावा जितनी हमारी अगर फैमिली हिस्ट्री कोई प्रीवियस रिस्क फैक्टर पहले से मौजूद है, जैसे स्मोक है हमारी आजकल, और वो पहले से ही मौजूद है, ऊपर से हम स्मोकिंग करके खुद अपने आप को और ज्यादा इन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज करें, तो ये ऑगमेंट करते हैं मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को, जिससे ज्यादा चांसेस हैं कि जो डिजीज नहीं होनी या देर से होनी थी वो जल्दी हो जाए आपको। तो इससे ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है पेशेंट किसी भी बंदे की, इंसान की। तो इस आप अगर इससे बचना चाहें तो जो ये रिहैब सेंटर्स और इनको आप फैमिली सपोर्ट और खुद पर्सनल डिसीजन लें, इसके जरिए स्मोकिंग को छोड़ें, ताकि ओवरऑल स्मोकिंग का और कम हो, जिससे हॉस्पिटल लोड और ये हॉस्पिटल के ऊपर जो ओवरऑल पेशेंट्स जो नॉर्मली नहीं आने चाहिए वो भी, अब ज्यादा डिजीज की वजह से हॉस्पिटल लोड बढ़ रहा है, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, तो ये चीजें ओवरऑल जो है ना इकोनॉमी पे भी इफेक्ट होती हैं, इफेक्ट करेंगी। तो इनको छोड़ने की कोशिश करें जल्द से। अब बाकी वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं भी भूल गया, वो पैसिव स्मोकिंग से रिलेटेड था, क्योंकि ये बात हम रियलाइज नहीं करते कि हम, अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है, उसकी जो स्मोक आ रही है वो आपके लंग्स में भी जा रही है, उसमें भी वही निकोटीन, कार्सिनोजेंस और वही सारे केमिकल्स हैं। और बल्कि कहते हैं कि वो ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो सिगरेट स्मोक कर रहा होता है वो फिल्टर एंड से कर रहा होता है। मतलब वो फ़िल्टर लगा होता है और उससे चलें कुछ केमिकल्स मिल जाएँगे, लेकिन जो आपकी वाली साइड पे स्मोक आ रही है वो ऐसी है कि उस पे फ़िल्टर भी नहीं है, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि केमिकल्स होंगे। तो इस बिल्कुल। वजह से अगर आप कहीं भी बैठे हों जो कि ऐसा कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा हो, तो आप उसे बेशक कह दें कि आप अभी यहाँ पर स्मोकिंग ना करें, या आप वहाँ से उठकर कहीं और बैठ जाएँ। तो ये है कि आप आपको ये इस चीज़ की अवेयरनेस होगी कि ये चीज़ इश्यू है मेरे लिए, तो फिर ही आप इसको रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे। तो इसको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंड पे यही होता है कि खुदा ना ख़ास्ता कोई, मैंने भी सुना है कुछ केसेस का कि 20-25 साल के लोग होते हैं, वो कहते हैं हमने तो कभी सिगरेट को हाथ लगाया ही नहीं। लेकिन फिर पता चलता है कि उनके सोशल सर्कल में लोग स्मोकिंग करते थे और वो उनके साथ बैठते थे। तो और फिर उसमें फैमिली हिस्ट्री का भी रोल आ जाता है। तो मेरे ख़्याल में डिस्कशन यहीं कंक्लूड करते हैं। तो आई बिल्कुल। होप इट वाज़ हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल टू ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।